न्यूप्लेजिया का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ट्यूमर्स के कैरेक्टर शुरू किए हुए थे, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया डिफरेंशिएशन एनाप्लेजिया क्या होता है। आज इसमें बाकी कैरेक्टर डिस्कस करना है, जिसमें कार्सिनोमा इन सिटु डिस्प्लेजिया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेटास्टेसिस क्या होती है, पाथवे ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर क्या है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए। फिर बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज, पहले हम थोड़ी सी एक दो टर्म्स देख लेते हैं। व्हाट इज मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया ये होता है कि एक डिफरेंशिएटेड अडल्ट सेल एक फॉर्म से, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाता है और टिश्यू सेम रहता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है किसी जगह एपिथेलियम मौजूद है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, अब ये चेंज हो गई इनटू द कोलमनर, या कोलमनर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में ज़्यादातर चेंज होती है इसमें। तो अब इसमें एपिथेलियम रहेगी, एपिथेलियम ये नहीं कि वो मीसेंकाइमल टिश्यू बन गया या नर्वस टिश्यू या किसी और टिश्यू में चेंज हो, ना, रहेगा वही टिश्यू, लेकिन क्या होगा, जस्ट शेप चेंज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ मेटाप्लेजिया। ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है। यूजुअली जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो स्केमस, स्ट्रेटिफाइड स्केमस से कोलमनर या कोलमनर से स्ट्रेटिफाइड स्केमस होती है। बेरेटिसोफेगस एंड द ब्रोंकाई के अंदर जो एपिथेलियम हमारी चेंज हो रही थी लंग्स के अंदर, वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में मेटाप्लेजिया होता है। ये रिवर्सिबल कंडीशन है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एडॉप्टेशन है। जहाँ पे सिंगल सेल, सिंगल एपिथेलियम वन लेयर से सर्वाइव नहीं कर सके, तो वहाँ पे सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए, वियर एंड टीयर उससे बचाने के लिए ये एक हेल्पिंग एडॉप्टेशन है। लेकिन अगर ये किसी जगह पे कभी कभी ये मेलिग्नेंसी की तरफ भी ले जा सकती है। तो मेटाप्लेजिया में यही इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखने वाली थी। अब आ जाता है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया होता है डिसऑर्डर्ड सेल ग्रोथ। अब होगा क्या, सेल पहले नंबर पे बड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे, प्लियोमॉर्फिक होंगे, कुछ बड़े सेल कुछ छोटे सेल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, हाइपरक्रोमैटिक सेल होते हैं। तीसरी बात, ये मेनली एपिथेलियल सेल के अंदर होता जाता है डिस्प्लेजिया। चौथी बात ये है कि ये जो सेल्स होते हैं ना, आमतौर पे जब भी कोई टिश्यू होता है ना, उसके अंदर सेल्स की एक अरेंजमेंट का एक टिपिकल पैटर्न होता है। जैसे लेट्स सपोज स्किन की बात करते हैं, तो उसकी लेयर्स में क्या होती है कि नीचे बेसल सेल होते हैं, क्यूबॉइडल, उसके ऊपर पॉलीगोनल होते हैं, टॉप पे जो स्क्वेमस हो जाते हैं। इस तरह एक स्पेसिफिक पैटर्न में सेल्स अरेंज करके रखता है टिश्यू। लेकिन जब डिस्प्लेजिया हो किसी जगह पे, वहाँ पे कोई पैटर्न समझ नहीं आएगी। कहीं पे बड़े सेल ऊपर रखे हुए हैं, छोटे नीचे पड़े, कहीं पे नीचे बड़े सेल ऊपर छोटे, तो इस तरह डिसरेगुलेटेड सी ग्रोथ होती है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया की 3 डिग्रीज होती हैं। अगर ये किसी जगह पे हुआ है, उस टिश्यू में लेस देन 1/3 इन्वॉल्व हुआ है, तो उसको कहते हैं माइल्ड डिस्प्लेजिया। अगर 1/3 से ज़्यादा है, 2/3 से कम है, दिस इज कॉल्ड मॉडरेट डिस्प्लेजिया। अगर ग्रेटर देन 2/3 है या पूरी थिकनेस को इन्वॉल्व कर रहा है, दिस इज सिवियर काइंड ऑफ द डिस्प्लेजिया, और इसको कैंसर ही कहते हैं। ठीक होगी। रिस्क ऑफ द कैंसर डेवलपिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर डिस्प्लेजिया हो। डिस्प्लेजिया अगर माइल्ड है ना, तो ये पार्शली रिवर्सिबल है। मतलब अगर थोड़ा बहुत डिस्प्लेजिया मिल रहा है तो उसको अगर ट्रीट करें तो हो सकता है ठीक। इसके बाद हम डिस्प्लेजिया डिस्कस कर लिया। व्हाट इज़ कार्सिनोमा इन सिटु। कार्सिनोमा इन सिटु ऐसे समझ लें कैंसर है जिसमें मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं किया। सारे कैरेक्टर्स वही हैं, माइटोटिक फिगर है इसके अंदर, हाइपरक्रोमेसिया है, ठीक हो गया, लॉस ऑफ पोलैरिटी सब कुछ है, लेकिन बस सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं किया होता। दिस इज कॉल्ड एज द कार्सिनोमा इन सिटु, इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, अब बात हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस कुछ मेटाप्लेजिया, एनाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में। मेनली डिफरेंसेस यही हैं। सबसे पहले रिवर्सिबिलिटी, मैंने बताया डिस्प्लेजिया कुछ हद तक रिवर्सिबल हो सकता है, मेटाप्लेजिया कंप्लीटली रिवर्सिबल है, एनाप्लेजिया इरिवर्सिबल है। न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो मॉडरेटली हाई होती है डिस्प्लेजिया में, एनाप्लेजिया में वेरी हाई होती है और नॉर्मल होती है मेटाप्लेजिया। फिर उसके बाद माइटोसिस हाई रेट होता है इन केस ऑफ द एनाप्लेजिया, लेस होती है, मॉडरेट होता है इन केस ऑफ द डिस्प्लेजिया, नॉर्मल होती है इन केस ऑफ द मेटाप्लेजिया। ठीक हो गया। इसके बाद प्लियोमॉर्फिज्म मेटाप्लेजिया में नहीं होता, कुछ हद तक होता है डिस्प्लेजिया में, और वेरी हाई होता है इन केस ऑफ द एनाप्लेजिया। ये 4-5 फीचर मेन पता हो। अब बात कर लेते हैं रूट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कैंसर, या हम पहले देख लेते हैं इन्वेजन, फिर देखते हैं मेटास्टेसिस। इन्वेजन का मतलब क्या होता है कि एक टिश्यू ट्यूमर ग्रो कर रहा है ना, वो नियर बाई स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज द इन्वेजन। इन्वेजन अब देखते हैं, अगर हम इसको दोनों ट्यूमर्स में देखें कि बिनाइन में और मेलिग्नेंट में किस में होती है, तो ये होती है ज़्यादातर मेलिग्नेंट में, बिनाइन नहीं होती। बिनाइन लोकल टिश्यू ग्रो करेगा, उसका ज़्यादा इफेक्ट ये है कि वो कंप्रेस कर सकता है टिश्यू को, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं काज करता, और इन्वेजन नहीं होती। अब वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन कि आमतौर पे मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ना, ये नॉन इनकैप्सुलेटेड होते हैं। जो कैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है वो बिनाइन होता है। बिनाइन ट्यूमर क्यों कैप्सूल बनाता है, वजह क्यों बनता है? देखिए, कैप्सूल होता है फाइब्रोसाइट से, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसकी डेपोजिशन से बनता है कैप्सूल। तो होता क्या है कि जब किसी जगह पे बिनाइन ट्यूमर बनता है ना, तो ये यहाँ पे ब्लड सप्लाई को, ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, उस टिश्यू में हाइपोक्सिया डेवलप होता है। जब हाइपोक्सिया डेवलप होता है, उसके रिस्पॉन्स में फाइब्रोब्लास्ट वगैरह एक्टिवेट होते हैं, फाइब्रो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है अराउंड द कैप्सूल ट्यूमर, तो ये कैप्सूल बन जाता है। मेलिग्नेंसी में कैप्सूल नहीं होता। अगर कभी होगा भी किसी केस में, तो वो ट्यूमर्स के अपने सेल्स खुद बनाते हैं, जबकि बिनाइन केसेस में
फाइब्रोब्लास्ट की डेपोजिशन की वजह से होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डेपोजिशन करने से होता है ड्यू टू द हाइपोक्सिया। ठीक है, अब ये इन्वेजन देख ली। अब आ जाती है मेटास्टेसिस क्या होती है। मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि ट्यूमर एक जगह पे था, ये जगह छोड़े ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू या किसी और जगह से जाके बॉडी कैविटी में जाके किसी और जगह पे सेटल हो जाए, वहाँ पे ग्रोथ अपनी सेकेंडरी सेट कर ले। दिस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस स्प्रेड किस तरह से हो सकती है? 4 वेज है मेनली। अब पहली बात ये याद रखनी, मेटास्टेसिस एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले मैंने डिस्कस किया था जब हीमोटेजिया स्प्रेड पूरा पढ़ाया कि सेल का छोड़ के जाना, एक टिश्यू को दूसरी जगह सेटल होना कोई आसान काम नहीं है। सेल पे शीयर स्ट्रेस हो सकता है, इम्यूनिटी इसको अटैक कर सकती है, एपोप्टोसिस हो सकती है। ठीक है जी, एपोप्टोसिस हो सकती है इसके ऊपर, और इसके अलावा इम्यून सिस्टम इस पर अटैक कर सकता है। और दूसरी बात, इसने नया माइक्रो इन्वायरमेंट अचीव करना होता है, उसको अडॉप्ट करना होता है, तो ये मुश्किल काम है। दूसरी बात, ये सीरीज ऑफ द स्टेप्स में होता है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि ये अनप्रेडिक्टेबल होती है मेटास्टेसिस। कभी भी आमतौर पर हम मेटास्टेसिस की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि बड़ा सारे सेल्स होंगे, इरेगुलर डिसऑर्डर ग्रोथ होगी। ठीक है जी, इन्वेजन ऑलरेडी उसने किया होगा, वो मेटास्टेसाइज करेगा, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि बड़ा सारा ट्यूमर है, वो मेटास्टेसाइज नहीं कर रहा। कभी कभी लोकल जो कैप्सुलेटेड ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल इसका पैटर्न होता है। नंबर 2, स्प्रेड के 4 रूट हैं इसके। नंबर 1 वाया बॉडी कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, ऐसे हो सकती है। नंबर 2 वाया ब्लड। नंबर 3 वाया लिम्फेटिक्स। नंबर 4 आइट्राजेनिक। अब आइट्राजेनिक पहले सुन लें। आइट्राजेनिक का मतलब ये होता है कि अक्सर कभी बायोप्सी ले रहे होते हैं ना ट्यूमर के, उसका कंटेंट रिलीज हुआ, डिस्टर्ब कर दिया बायोप्सी लेते हुए, उसका कंटेंट ब्लड में चला गया और ब्लड के थ्रू किसी और जगह पे जाके स्प्रेड हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द आइट्राजेनिक। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं वाया बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटीज में कौन कौन सी कैविटीज आ जाती है? प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। मेनली मोस्टली इन्वॉल्व कैविटी कौन सी होती है? वो होती है पेरिटोनियल कैविटी। अब 2 MCQs देख लें कि आमतौर पर मैंने कहा था बिनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड होते हैं। हीमएंजियोमास जो होते हैं ना, ये है तो बिनाइन ट्यूमर है लेकिन ये नॉन इनकैप्सुलेटेड होते हैं। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट एक MCQ था जो आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़रा स्प्रेड की। स्प्रेड की बात करें तो बॉडी कैविटीज़ में मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कैविटी कौन सी थी? पेरिटोनियल कैविटी। कौन से ट्यूमर पेरिटोनियल कैविटी में स्प्रेड करते हैं? मेनली ओवेरियन ट्यूमर्स या अपेंडिक्स के ट्यूमर्स होते हैं ना, म्यूकस सिक्रीटिंग ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स एंड द ओवरी, वो स्प्रेड कर जाते हैं। जब ये स्प्रेड करेंगे ना, म्यूकस सिक्रीटिंग ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स या ओवरी, ये जाके म्यूकॉइड मैस बना देगा विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। दिस इज कॉल्ड एज अ सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। ठीक है, तो ये मेनली हो गई। तो इसके अलावा ये लंग प्लूरल कैविटी में भी ट्यूमर जा सकते हैं और पेरिकार्डियल कैविटी में भी जा सकते हैं। तो ये पहली स्प्रेड देखी हमने वाया कैविटीज़। नंबर 2 वाया लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स के लिए 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहले, ये स्प्रेड सबसे कॉमनेस्ट वे और रूट ऑफ द स्प्रेड कौन सा है? लिम्फेटिक्स। और अगर कैविटी में सबसे कॉमनेस्ट कौन सी है? पेरिटोनियल। ये भी MCQ है। कॉमनेस्ट वे सबसे ज़्यादा अर्ली जो जल्दी ट्यूमर फैलता है ना, वो किसके थ्रू फैलता है? लिम्फेटिक्स के थ्रू। नंबर 1। नंबर 2, अब लिम्फेटिक्स के थ्रू तो फैलना है। लेट्स सपोज एक जगह पे ट्यूमर था, अब लिम्फेटिक्स में एंटर हो गया, वो किस जगह जाएगा, कैसे जाएगा? इट डिपेंड अपॉन द ड्रेनिंग एरिया ऑफ द लिम्फ। ठीक है, जिस ऑर्गन में जहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है उसका, जिस ऑर्गन में एक ऑर्गन से दूसरी तरफ जा रहा है, जहाँ लिम्फेटिक ड्रेनेज को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर है ना, तो वो लिम्फेटिक्स के थ्रू किस में जा सकता है? बोन में चला जाता है। ठीक हो गया जी। अब तीसरी बात ये है कि जो लिम्फ नोड्स हैं, किस किस लिम्फ नोड्स में जाता है ये डिपेंड करता है रूट ऑफ द स्प्रेड पे, यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज पे डिपेंड करता है। इसकी मिसाल सुन लें, जैसे लेट्स सपोज अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट में ट्यूमर है ना, तो ये कहाँ पे जा सकता है? सबसे पहले किस लिम्फ नोड में जाएगा? सबसे पहले, क्योंकि अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट होता है, इसको ड्रेन होता है सबसे पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ट्यूमर होगा ना अपर आउटर क्वाड्रेंट में, तो ये एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाएगा सबसे पहले। इसी तरह अगर इनर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो ये सबसे पहले इंफ्राक्लेविकुलर फिर सुप्राक्लेविकुलर में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लिम्फ ड्रेन किस में होता है? इनर आउटर क्वाड्रेंट का इंफ्राक्लेविकुलर एंड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में। ये बात याद रखनी है। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि लिम्फ के पैटर्न को फॉलो करें। कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर बना अपर आउटर क्वाड्रेंट में, लेकिन इसने एक्सिलरी लिम्फ नोड को छोड़ दिया, बल्कि दूसरी साइड पे स्प्रेड इतना हो चुका कि दोनों साइड ऑफ द ब्रेस्ट पे इन्वॉल्व हो गया, लेकिन जिस साइड पे ट्यूमर था मेन प्राइमरी ट्यूमर, वहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व भी नहीं। तो इसको कहते हैं स्किप मेटास्टेसिस। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक आधा लिम्फ नोड छोड़ भी सकता है, उसको उसमें स्प्रेड नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड स्किप मेटास्टेसिस। ठीक हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात जो है इसके बारे में वो ये है कि जो पहला लिम्फ नोड है ना, ट्यूमर सबसे पहले जिस लिम्फ नोड में जाता है ड्रेन होता है। ठीक है जी, लिम्फ में जाता है। दिस इज कॉल्ड सेंटिनल लिम्फ नोड। इसका फ़ायदा ये होता है, मिसाल देता हूँ सेंटिनल लिम्फ नोड की, जैसे अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें जाएगा? एक्सिलरी लिम्फ नोड में। अगर इसको पल्पेट करते हैं तो पल्पेट हो गया, तो इसका मतलब मेटास्टेसिस हो चुकी है। ठीक है, अगर हम पल्पेट करते हैं, पल्पेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि अभी मेटास्टेसाइज नहीं किया इसने, अभी थेरेपी
या ट्रीटमेंट जो देनी है वो और तरह की होगी, ठीक है ना। ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए सेंटिनल लिम्फ नोड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर ये इन्वॉल्व हुआ है तो मेटास्टेसाइज हो चुका है, अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो मेटास्टेसिस नहीं हुई अभी, कीमोथेरेपी रिस्पॉन्स अच्छा आ सकता है। ठीक हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब इसके बाद आ जाते हैं ज़रा ब्लड वेसल्स, हीमोरेजिक स्प्रेड। इसमें क्या होता है, मेनली सबसे पहली बात याद रखनी है कि स्प्रेड ज़्यादातर वेन्स में होती है, क्योंकि वेन्स की वाल थिक नहीं होती, आर्टरीज की वाल थिक होती है, इसकी वजह से उसमें रप्चर करना, उसको पेनिट्रेट करना डिफिकल्ट है। नंबर 2, अब ये फॉलो करेगा वीनस ड्रेनेज को। पूरी बॉडी का वीनस ड्रेनेज दो जगह पे ज़्यादातर जाता है, या तो वेन सारी इकट्ठी करके राइट हार्ट में जाती हैं, ठीक है, और वहाँ से लंग्स में जाती हैं, ठीक है, या क्या होता है कि सारी वेन्स जो मेनली जीआईटी की वेन्स है वो लिवर में जाती हैं। तो दो साइड से मेनली लिवर एंड द लंग्स, जहाँ पे वेन्स के थ्रू ट्यूमर स्प्रेड कर सकता है। और इसके अलावा एडिशनल साइड्स भी हो सकती हैं, जैसे प्रोस्टेट का और थायराइड का ट्यूमर जो है ये वीनस प्लेक्सिस ऑफ द के थ्रू वर्टिब्रा में चला जाता है। इसी तरीके से अब रीनल कार्सिनोमा है तो वो पहले जाएगा रीनल वेन में, फिर इन्फीरियर वेना कवा इसके थ्रू राइट हार्ट में जाता है सर्पेंटाइन पैटर्न में। इसी तरह जो है ब्रेस्ट कार्सिनोमा वो किस में जाता है, बोन में चला जाता है, ठीक है। न्यूरो कार्सिनोमा जो होता है ना वो पहले किस में चला जाता है, एड्रीनल्स में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ कार्सिनोमा के स्प्रेड के जो है वो बता दिया। अब हमने मेन चीज़ें डिस्कस करनी है, बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर में फ़र्क। बिनाइन ट्यूमर पे कैप्सूल नहीं होता, मेलिग्नेंट पे हो, बिनाइन पे कैप्सूल होता है, मेलिग्नेंट पे नहीं होता। बिनाइन ट्यूमर जो होता है इसमें प्लेलियोमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा होता है, एनाप्लेजिया होता है, जबकि एनाप्लेजिया और प्लेलियोमॉर्फिज्म बिनाइन ट्यूमर में नहीं होता। दूसरी बात, तीसरी बात ये याद रखनी कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है ना ये जो है इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, मेलिग्नेंट की ज़्यादा होती है, बिनाइन की कम होती है। चौथी बात ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कौन करता है, मेलिग्नेंट, बिनाइन नहीं करता। चौथी बात ये है कि मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये मेटास्टेसाइज करता है, बिनाइन नहीं करता। इन्वेजन ये जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर में होती है, बिनाइन में नहीं होती। ठीक हो गया जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो सारे डिफरेंसेस बता दिए।